ओके दोस्तों, आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग करने से पहले ये आइडेंटिफाई करना कि उसको लो रिस्क में डालें, मॉडरेट रिस्क में डालें या हाई रिस्क में डालें। अब इसका तरीका क्या है? इसके लिए कुछ पॉजिटिव रिस्क फैक्टर और कुछ नेगेटिव रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पास। तो दोस्तों, हमारे 8 रिस्क फैक्टर हैं, पॉजिटिव रिस्क फैक्टर। सबसे पहला रिस्क फैक्टर हम कंपेयर करेंगे आपकी एज। हम पूछेंगे व्हाट इज़ योर एज। अगर यहाँ पे मेल हैं तो उनकी एज अगर 45 साल या 45 साल से ज़्यादा है तो हम एक रिस्क फैक्टर दे देंगे। अगर हम फीमेल का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनकी एज 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है तो अगेन हम एक रिस्क फैक्टर दे देंगे। यहाँ पे हम सेग्रीगेट कर रखा है मेल और फीमेल को अलग अलग, और इन 8 पॉइंट्स को हम उस इंडिविजुअल के हिसाब से उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं और मार्किंग करते हैं कि इनको कितने रिस्क फैक्टर हैं। तो जैसा मैंने पहला पॉइंट बताया, एज में हम बात करेंगे मेल साइड, अगर इट इज इक्वल एंड ग्रेटर देन 45 यू विल गेट 1 रिस्क फैक्टर। इफ इट इज फीमेल अगेन इक्वल एंड ग्रेटर देन 55 यू विल गेट 1 रिस्क फैक्टर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। हमारा सेकंड पॉइंट है फैमिली हिस्ट्री। यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी फैमिली की ओर से कोई डिसीज आपके पास आने के कितने चांसेस हैं। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे फादर साइड एंड मदर साइड। फादर साइड में अगर आप कहें कि 55 या ग्रेटर लेस देन 55 ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो, जैसे सडन डेथ या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या कॉर्नरी रीवैस्कुलराइजेशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर हार्ट में हुआ है या स्टंट डाला गया है 55 साल से पहले फादर की ओर, तो हम एक रिस्क फैक्टर काउंट करेंगे। यहाँ पे अगर मदर की ओर कंपेयर करें तो मदर यानी कि 65 साल या लेस देन 65 ईयर, 65 साल से अगर नीचे हैं, 65 साल से अगर नीचे हैं और उनके साथ इनमें से कोई भी कंडीशन हुई है तो हम एक रिस्क फैक्टर काउंट करेंगे। यहाँ भी एक ध्यान देने वाली बात है, उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव भी हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कौन कौन से होते हैं? आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड मच इन डिटेल, और हमें इसे पूछने में देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन, यू शुड आस्क दिस पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो मैं कवर कर रहा हूँ विच इज सिगरेट स्मोकिंग। ये एक तीसरा रिस्क फैक्टर है जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनके लिए ये चांस और बढ़ा देता है, उनके साथ कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल पिछले 1 साल से स्मोकिंग कर रहा है तो उसको रिस्क फैक्टर है, लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैंने पिछले 7 महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दिया है तो हम इसको रिस्क फैक्टर काउंट नहीं करेंगे। यानी कि अगर वो ये कहे कि 5 महीने 3 हफ्ते पहले मैंने स्मोक छोड़ दिया है, अभी भी तो उसके 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसीलिए हम इसका एक रिस्क फैक्टर काउंट करेंगे। इसका मिनिमम ड्यूरेशन टाइम है कि 6 महीने कम से कम होना चाहिए, ताकि अगर उसको 6 महीने या इससे ऊपर ज़्यादा हो गया है तो हम उसको रिस्क फैक्टर में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 5 महीने या 4 महीने या 3 महीने पहले स्मोक छोड़ा है तो उसका एक रिस्क फैक्टर हम काउंट करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, टोबैको, सेकेंड हैंड स्मोक, यानी कि हमारे आसपास इतना पॉल्यूशन होता है उससे हम चाहते ना चाहते भी बच नहीं पाते। ये हमारा एक ऐसा एरिया जिसको आप अवॉइड नहीं कर पाते, तो इसके लिए भी हम एक रिस्क फैक्टर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि आपको सबसे पहले स्मोक के बारे में पूछना है कि आप स्मोक करते हैं नहीं करते हैं, और अगर छोड़ा है तो कब छोड़ा है, ताकि आप अपने पॉइंट्स को क्लियरली लिख पाएँ। चौथा पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो है हमारा वर्कआउट ना करना, एक्सरसाइज ना करना या फिजिकली एक्टिव ना होना। तो यहाँ पे हम कंपेयर करना चाहते हैं 5वें रिस्क फैक्टर में कि क्या आप एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि कोई भी इंडिविजुअल जो मिनिमम 30 मिनट का वर्कआउट करता है, हफ्ते में 3 दिन करता है, लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी यानी कि 40 से 60% VO2R इतना वर्कआउट वो कर रहा है, तो उसको अगर हम पिछले 3 महीने कंपेयर करें कि क्या वो रेगुलर वर्कआउट कर रहा है, अगर वो 3 महीने से वर्कआउट कर रहा है तो हम कहेंगे उसका रिस्क फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर वो 2 महीने से कर रहा है तो उसका रिस्क फैक्टर है।
अगर उसको 2.5 महीने है तो भी रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि आपके ये पैरामीटर्स मर्ज होने चाहिए। सबसे पहले 30 मिनट, दूसरा इंटेंसिटी लो टू मॉडरेट 40 से 60% VO2R, और तीसरा मिनिमम 3 मंथ्स। अगर 3 महीने से कम है तो ये रिस्क फैक्टर आपके साथ रहेगा। हमारा 5वां रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी, यानी कि आपकी यहाँ पे हम 2 स्केल कंपेयर कर रहे हैं। एक है BMI स्केल, बॉडी मास इंडेक्स। अगर ये 30 से ज़्यादा है, अगर ये 30 से ज़्यादा है और मेल में अगर मैं चेक करूं 40 इंचेस वेस्ट है उसकी, और सेंटीमीटर्स में 102 सेंटीमीटर्स है, और अगर फीमेल में कंपेयर करूं 35 इंचेस और 88 सेंटीमीटर, तो एक रिस्क फैक्टर उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे हम डबल चेक कर रहे हैं, यानी कि पहले हम आपको BMI की टेबल से कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आप 30 से ऊपर हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक रिस्क फैक्टर बढ़ गया। हमने डबल चेक करने के लिए आपकी वेस्ट को मेजर किया। अगर 40 है, 40 से ज़्यादा है आपकी मेल में, तो एक रिस्क फैक्टर आपका चला गया। इसके साथ ही फीमेल को चेक किया, 35 इंचेस है आपकी या 88 सेंटीमीटर है, तो आपका ये रिस्क फैक्टर काउंट होगा। हाइपरटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ब्लड प्रेशर यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, अगर 140 मिलीमीटर अगर है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो हम आपको हाइपरटेंशन में काउंट करेंगे। अगर मैं डायस्टोलिक कंपेयर करूं और उसमें 90 है मिलीमीटर, तो भी आप हाइपरटेंशन है। यानी कि चाहे सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक हो, अगर 140 और 90 की रेंज से ऊपर हैं या इसको टच कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर को टच कर चुके हैं, ये रिस्क फैक्टर ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर 140 से कम है या सिस्टोलिक मैं ब्लड प्रेशर कहूँ 135 है आपका, और उसके साथ साथ आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 मिलीमीटर है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये दोनों रेंज में आ रहा है या वो हाइपरटेंसिव मेडिकेशन खा रहे हैं, डॉक्टर्स ने बोला हुआ है कि मेडिकेशन खानी पड़ेंगी आपको, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमने 2 डबल चेक किए हुए हैं। पहला आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया है, उसके साथ हमने क्वेश्चन पूछा है क्या आप हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लेते हैं। अगर वो ले रहे हैं तो एक रिस्क फैक्टर यहाँ भी ऐड हो जाता है। हमारा अगला रिस्क फैक्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है डिसलिपिडमिया। जैसा कि नाम दिखाई दे रहा है, डिस्टर्बेंस इन लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स अपनी रेंज से बाहर चले गए हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे LDL की। LDL लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जहाँ पे 130 मिलीग्राम डेसीलीटर या इससे ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे आप डिसलिपिडमिया हो गया। उसके साथ ही दूसरा कंपैरिजन करेंगे हम आपका HDL का, हायर डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि अगर ये 40 से कम है तो अगेन इट इज अ साइन कि यस यू आर इनटू द रेंज ऑफ डिसलिपिडमिया। इसके साथ ही क्या आपके लिपिड्स को कम करने के लिए, लिपिड्स को कंट्रोल करने के लिए आपके डॉक्टर्स ने कोई मेडिकेशन दी है, ये आप क्रॉस चेक करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, तो अगर ये 200 से ऊपर जा रहा है, इट इज़ अ इंडिकेशन कि आपको डिसलिपिडमिया हो गया है। सो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपका LDL रेंज 130 या 130 से ज़्यादा है, HDL की रेंज 40 होनी चाहिए लेकिन 40 से कम है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स ने उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की हुई हैं। या उसके साथ ही अगर हम देखें आपका टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से ऊपर जा रहा है, तो इट इज़ डिक्लेयर दैट यू आर नाउ इन द कैटेगरी ऑफ डिसलिपिडमिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा फाइनल पॉइंट है, प्री डायबिटिक। यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि हर किसी इंडिविजुअल को आजकल की लाइफस्टाइल में हम देखते हैं हर तीसरा आदमी डायबिटिक है। डायबिटिक क्यों है? कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, वेट राइट रेंज में नहीं है। तो इसकी वजह से जो नेक्स्ट कंडीशन है प्री डायबिटिक इज इंडिकेशन कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप डायबिटिक हो जाएंगे। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज यानी कि रात को आपको बोला जाएगा 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा कि किस रेंज में आ रहे हैं। अगर वो 100 मिलीग्राम डेसीलीटर से लेके 125 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच में है, सो इट इज़ ए साइन कि आप प्री डायबिटिक हैं। अगर 100 से कम है तो यानी कि आप इंडिविजुअल
आप एकदम हेल्दी हैं, आपकी डायबिटिक ठीक है, यानी कि आपकी शुगर राइट रेंज में है। इसको डबल चेक करने के लिए क्या किया है, आपको 75 ग्राम दोबारा से ग्लूकोज दिया गया, जिसे कहते हैं IGT, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। करने के लिए आपको दिया गया ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरली आपको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया गया, ये देखने के लिए कि आपका ब्लड का शुगर कितना ऊपर गया है। यानी कि जो पहले 100 था अब वो 140 हो गया है, और जो 125 था वो 199 है। अगर इस रेंज के बीच में आप आ रहे हैं तो यानी कि अगेन इट इज डिक्लेयर यू आर प्री डायबिटिक। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपका वेट बढ़ता गया, तो कुछ टाइम के बाद ये रेंज ऊपर चली जाएगी एंड इट विल बी डिक्लेयर दैट यू आर डायबिटिक। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स विच वी हैव कवर। फर्स्ट रिस्क फैक्टर वाज एज, सेकंड वन वाज फैमिली हिस्ट्री, थर्ड वन वाज cigarette smoking, fourth one is sedentary lifestyle, fifth one is hypertension, which we have discussed here. Then we're talking about obesity. Obesity we have covered, this is a risk factor, pre-diabetic and dyslipidemia. These are the 8 risk factors which we should always remember on our tips. उसके बाद नेगेटिव रिस्क फैक्टर कौन से हैं? नेगेटिव रिस्क फैक्टर यानी कि ऐसा रिस्क फैक्टर जो इन 8 पॉइंट में से एक पॉइंट को कम कर देता है। अगर आपका HDL ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 मिलीग्राम डेसीलीटर है, यानी कि आपका HDL हायर डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी के लिए, अगर ये 60 की रेंज से ऊपर है या 60 को टच कर रहा है, तो इन रिस्क फैक्टर्स जो कि 8 हैं, ये 8 नहीं होंगे, हम इनको 7 काउंट करेंगे। सो दिस इज व्हाट इट इज वी हैव कवर इन दिस टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट जो चैलेंज है या नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन है, हमें ये देखना है कि इन 8 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद उस इंडिविजुअल को हम किस रिस्क में डालेंगे। क्या वो लो रिस्क में है, मॉडरेट में है या हाई रिस्क में है। अब लो रिस्क में कौन कौन से लोग होंगे? जिनके पास कोई भी एक पॉइंट, यानी कि 8 में से अगर एक भी पॉइंट होगा तो उसको हम लो रिस्क में डाल देंगे। एग्जाम्पल, कोई कहता है कि मैं स्मोक कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, बाकी के सातों पॉइंट नहीं है, तो हम कह देंगे एक रिस्क फैक्टर उनका ऐड हो गया। लेकिन अगर जैसे ही आपका एक रिस्क फैक्टर ऐड होके 2 हो जाते हैं, पहले आप स्मोक करते थे, अब आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया, 140/90 हो गया है, और आप मेडिकेशन भी ले रहे हो, तो हम आपको काउंट करेंगे मॉडरेट रिस्क में। अब 2 से लेके 8 तक अगर सारे रिस्क फैक्टर भी ऐड हो जाएं तो भी हम आपको मॉडरेट रिस्क में काउंट करेंगे। तीसरा एरिया हमारा बचता है हाई रिस्क। हाई रिस्क में हम किन किन को काउंट करेंगे? जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, यानी कि आपके हार्ट या आपकी वेसल या ब्लड से रिलेटेड कोई डिसीज है, या आपको रेनल, आपके लंग से रिलेटेड डिसीज है, पल्मोनरी डिसीज है, या कोई मेटाबॉलिक कंडीशन अराइज हो गई है। इन चारों कंडीशन में जैसे ये डिक्लेयर होता है, हम आपको हाई रिस्क जोन में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप उसी हिसाब से उनका वर्कआउट प्लान कर पाएंगे कि इनको मैं लो रिस्क में है तो उनको वर्कआउट वैसा ही कराएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या हमें मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत है। अगर मैं लो रिस्क की बात करूँ तो मेडिकल टेस्ट में अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर विग्रस करा रहे हैं तो भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉडरेट रिस्क में, अगर उनको आप जो हमारे सेकंड नंबर पे आते हैं, उनको अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप विग्रस कराते हैं तो उनकी मेडिकल टेस्टिंग ज़रूरी है, यानी कि डॉक्टर से एक क्लियरेंस ज़रूरी है कि ये इनकी इंटेंसिटी हम बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। और तीसरी कंडीशन जो हमारी हाई रिस्क में आती है, वो चाहे मॉडरेट वर्कआउट करें या विग्रस करें, उसकी कंडीशन में हमें डॉक्टर से क्लियर सिग्नल चाहिए ही चाहिए। बिना उसके यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेन दैम। सो मेडिकल क्लियरेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैम। दूसरा हमारा जो पॉइंट है एक्सरसाइज टेस्टिंग, यानी कि आपकी एक्चुअल मसल स्ट्रेंथ या आपका एक्चुअल प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले मुझे आपकी इंडिविजुअल फिटनेस लेवल को चेक करना ज़रूरी है, जो कि हम एक्सरसाइज टेस्टिंग में करेंगे सेपरेटली, लो रिस्क, मॉडरेट एंड हाई रिस्क में। अगर आपका लो रिस्क की हम बात करें, आपका वर्कआउट मॉडरेट वर्कआउट है, तो हमें एक्सरसाइज टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम विग्रस कर रहे हैं तो भी हमें एक्सरसाइज टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ एक रिस्क फैक्टर है, तो यू आर फ्री टू डू ऑल द एक्सरसाइज। उसके बाद अगर हम मॉडरेट में जाएं, अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई एक्सरसाइज टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप विग्रस वर्कआउट का प्लान करते हैं तो आपको एक्सरसाइज टेस्टिंग का प्लान करना ही पड़ेगा, बिना उसके यू कांट प्लान योर वर्कआउट विच इज़ विग्रस। यानी कि जैसे अगर आप पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्पेशलिस्ट आएंगे जो चेक करेंगे कि आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है। तो आपकी एक्सरसाइज टेस्टिंग एट द टाइम ऑफ विग्रस वर्कआउट हैज़ टू स्क्रीन, ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ अबाउट हाई रिस्क। हाई रिस्क में एक्सरसाइज टेस्टिंग की चाहे आप मॉडरेट करो या हाई रिस्क करो, दिस पॉइंट इज़ डेफिनेटली एप्लीकेबल फॉर यू एंड दिस इज़ हाई रिस्क जोन। तो आपकी एक्सरसाइज बिना डॉक्टर की सुपरविजन और बिना डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बिना आप नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों के लिए एक्सरसाइज टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट एक्सरसाइज टेस्टिंग विल बी गिवन बाय डॉक्टर ओनली। तीसरा पॉइंट जो मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ वो है डॉक्टर्स इन्वॉल्वमेंट, डॉक्टर्स सुपरविजन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। यानी कि आपकी एक्सरसाइज कराई जा रही है उसमें डॉक्टर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप लो रिस्क में हैं तो आप मॉडरेट वर्कआउट करें या विग्रस करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जाऊं मॉडरेट वर्कआउट में या मॉडरेट रिस्क फैक्टर की काउंट करूं तो यहाँ भी मुझे डॉक्टर सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम इक्वली फिट। लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ हाई रिस्क जोन की तो यहाँ पे डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। यहाँ पे एक ट्रेनर होंगे, एक डॉक्टर होंगे जो डिसाइड करेंगे कि आप किस रेंज पे या किस इंटेंसिटी पे वर्कआउट करेंगे। वो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, स्क्रीन पे कंप्यूटर पे सब कुछ चेक कर पाएंगे और बिना उनके आप वर्कआउट करना परमिशन आपको अलाउ नहीं है। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स एंड दीज आर 3 एरिया वी हैव कवर हियर एज वेल। यहाँ पे अब हम कंक्लूड कर रहे हैं और इस चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने कवर किया है कि क्या हमें मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत है। तो मेडिकल टेस्ट लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क में किस किस को कराने की ज़रूरत है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया एक्सरसाइज टेस्टिंग का। एक्सरसाइज टेस्टिंग भी लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क में कितना इम्पॉर्टेंट है ये वो स्टेप बाय स्टेप हमने सिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमने कवर किया है विच इज़ डॉक्टर सुपरविजन। तो डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क में इट्स नॉट रिक्वायर, लेकिन अब जब हम हाई रिस्क की बात करते हैं तो डॉक्टर सुपरविजन के बिना ये लोग वर्कआउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनके हार्ट का कोई प्रोसीजर हुआ हो या कोई सर्जरी हुई हो जो बहुत क्रिटिकल है। तो ओवरऑल इसको अगर हम ध्यान से देखें, हमारी बुक में भी एक पेज रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इस टेबल को साथ साथ रेफर कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर इन डेप्थ। मोरओवर, whenever we discuss or read about any individual who is coming into special population या कोई ऐसा इंडिविजुअल जो स्पेशल केस है आपके लिए, उसको आप हमेशा हाई रिस्क जोन में रखें और उसके लिए बिना डॉक्टर की क्लियरेंस के, बिना एक्सरसाइज टेस्टिंग के और बिना डॉक्टर के सुपरविजन के कभी कोई वर्कआउट प्लान ना करें। ये आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। और इसके साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।